साथियों, मैं आपके सामने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखता हूं। इस कंडीशन के अंदर आपको रीबर्थ होने का, वापस पैदा होने का मौका मिलेगा। मैं आपके सामने 3 देशों के नाम रखूंगा। उन तीनों देशों की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर आपको ये डिसीजन लेना है कि आप किस देश में रीबर्थ होना चाहते हो। तीनों देशों के अंदर मैंने अपने प्यारे देश भारत का नाम मेंशन नहीं किया है, नहीं तो जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूं आप उसको छोड़कर सिर्फ भारत आंसर लगा दोगे। आपके सामने 3 देशों के नाम यहां पर आपको देखने मिल रहे हैं। एक का नाम है फ्रांस, आप फ्रांस में पैदा हो सकते हो। दूसरा देश आपको देखने मिल रहा है जापान, आप जापान में पैदा हो सकते हो। तीसरा देश आपको देखने मिल रहा है सोमालिया, आप सोमालिया में रीबर्थ करा सकते हो। इन तीनों की कुछ विशेषता या प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे फ्रांस नामक देश के अंदर जो कुल जीडीपी का साइज है वो है 10 करोड़। जापान नामक देश की जीडीपी आपको देखने मिल रही है 20 करोड़। और सोमालिया नामक देश की जीडीपी आपको देखने मिल रही है 1 करोड़। 3 देश के नाम हैं, तीनों में से आपको एक देश चूज करना है। जल्दी से कमेंट सेशन में अपना आंसर चूज करो, आप किस देश में पैदा होना चाहोगे। पक्की बात है, सारे के सारे लोग जीडीपी देखेंगे कि भैया जिस देश की जीडीपी ज्यादा है वही देश विकसित होगा, उसी देश में हम पैदा होंगे तो हमारे पास भी गाड़ी बंगला पैसा और विकास के सर्वाधिक साधन या हमारे पास मीडियम्स होंगे। मैं आप सभी का आंसर जान पा रहा हूं। पक्की बात है, आप सारे लोग लालच में आकर जापान नामक देश में पैदा होना चाह रहे होंगे, क्योंकि इस राज्य की, इस देश की सर्वाधिक जीडीपी आपको देखने मिल रही है। साथियों, लेकिन आज लेक्चर नंबर 2 में करंट अफेयर्स अपडेटेड के प्लेटफॉर्म पे मैं खुश बैरागी आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि भैया किसी भी देश के विकास को मापने का सबसे अच्छा आधार ये जीडीपी नहीं होता। क्योंकि इस हाइपोथेटिकल कंडीशन में अभी आपने जापान को चुना है। अब मैं कंडीशन में एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई, 3 में से 1 देश आपको चुनना है पैदा होने के लिए। अभी तक आप जापान को चुन रहे हो, लेकिन एक और चीज मैंने जापान के साथ ऐड कर दी। जिस जापान की जीडीपी आप 20 करोड़ मान रहे हो, उस देश के अंदर लगभग 15 करोड़ पॉपुलेशन, 15 करोड़ लोग रहते हैं। जिस फ्रांस के अंदर की जीडीपी की आप 10 करोड़ मान रहे हो, उसके अंदर 5 करोड़ लोग रहते हैं। और जिस सोमालिया को भैया आप देख भी नहीं रहे हो, जिसकी जीडीपी 1 करोड़ है, वहां पर 100 करोड़ नहीं, आंसर में संशोधन करता हूं, ऑप्शन में संशोधन करता हूं, उस देश में केवल 100 लोग रहते हैं। अब मुझे आप बताइए कि आप सोमालिया में जाना चाहते हैं, जापान में जाना चाहते हैं या फ्रांस में जाना चाहते हैं। एक समझदार व्यक्ति इन तीनों कंडीशन के आधार पर निर्णय लेगा कि उसको भैया सोमालिया में जाना है। क्यों? चाहे यहां पर 1 करोड़ जीडीपी इन दोनों देशों से कम हो, लेकिन 1 करोड़ रुपए को खाने वाले लोग, यानी उस देश की पॉपुलेशन भी कम है। तो कम जनसंख्या में अगर कम भी पैसा है, तो यहां पर विकास के ज्यादा साधन, डेवलपमेंट के ज्यादा मींस हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे। जबकि यहां पर तो भैया वही गरीबी, प्रदूषण, ये सारा मामला आपको देखने मिलेगा। यही कारण है कि जीडीपी किसी देश के विकास की अच्छी गणना नहीं करती जब तक उस जीडीपी को आप उस देश की पॉपुलेशन के साथ नहीं देखते। वास्तव में जीडीपी, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम और जनसंख्या को एक साथ देखने के तरीकों को ही हम प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं, जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। साथियों, प्रति व्यक्ति आय वास्तव में औसत आय के नाम से भी जानी जाती है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पर आपको एवरेज इनकम नाम का फॉर्मूला देखने मिलेगा, जिसका मामला आपको प्रति व्यक्ति आय से देखने मिलता है। वास्तव में किसी देश की प्रगति को मापने का सबसे बेहतर तरीका क्या माना जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, यूपीएससी में आ चुका है, स्टेट पीसीएस में आ चुका है, मल्टीपल एग्जाम में आ चुका है कि भैया पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी और एनएनपी में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है किसी देश की ग्रोथ को मापने का? तो आप बोलना पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम केवल देश की आय नहीं, एक व्यक्ति विशेष के उपभोग स्तर, अगर मैं एक गलत शब्द में बोलूं, किसी व्यक्ति की हैसियत के बारे में बताती है कि उस देश के लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। और अच्छे से बताऊंगा, अभी बिल्कुल ध्यान से आपको सारी बातें सुनना है। देखिए बोर्ड पर, राष्ट्रीय आय के बाद में पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होगा। पहले आप उस देश की नेशनल इनकम निकालो, फिर उस देश की पॉपुलेशन से आप उसको भाग दे दो। जैसे किसी देश की नेशनल इनकम अगर 1000 रुपए है, अगर उस देश में 10 लोग रहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय हो जा रही है यहां पर 100 रुपए। भैया मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जीडीपी किसी देश के ग्रॉस उत्पादन
कुल उत्पादन को दर्शाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के माध्यम से उस देश में रहने वाले लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, उनका पर कैपिटा कंजप्शन लेवल क्या है, इस बात का पता आपको पीसीआई से चलता है। जीडीपी के माध्यम से आप देश के बारे में जान लोगे, लेकिन उस देश के अंदर लोग कितने गरीब हैं, वो कैसी कंडीशन में रह रहे हैं, इस बात का पता आपको नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि नेशनल इनकम के साथ जनसंख्या या पॉपुलेशन को बार बार समझना आवश्यक है। एक और एग्जांपल देता हूं, मान के चले आपके सामने दो फैमिली हैं। एक फैमिली की जो टोटल मासिक आय मंथली इनकम है वो है 1 लाख, और बी फैमिली की मंथली इनकम, इस घर के सारे लोग कमाते हैं मंथ में 50,000। तो दिखने में क्या लग रहा है भैया, पहली वाली फैमिली तो बहुत खुश होगी, कार भी होगी, बंगला भी होगा, गाड़ी भी होगी, सारा काम होगा। लेकिन नहीं भैया, ए नामक फैमिली के अंदर टोटल 11 मेंबर्स हैं, यानी इस 1 लाख का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन 11 लोगों के बीच में करना पड़ता है। इसलिए इनके पास ना तो कार है, रेंट के घर में रहते हैं, चाहे 1 लाख कमाते हैं, लेकिन खाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए पर कैपिटा कंजप्शन लेवल कम हो जाता है। जबकि 50,000 वाली फैमिली में केवल पति और पत्नी 2 लोग हैं, इसी कारण इनका जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल ए नामक फैमिली से अच्छी है। मैं आपको सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि टोटल इनकम देखकर डिसीजन मत लेना कि भैया कौन सा देश बेहतर है, जबकि आपको पर कैपिटा इनकम देखना पड़ेगी। पर कैपिटा इनकम आपको बी नामक फैमिली के अंदर अच्छा देखने मिलेगा। आपका प्रश्न ये होगा कि सर भारत के बारे में बताइए कि क्या भारत की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है। भारत के पर कैपिटा इनकम के बारे में अगर हमको कोई टिप्पणी करना पड़े तो हमें क्या पोर्शन यहां पर शो करना पड़ेगा। वास्तव में देखिए, अगर मैं कुछ कंपैरिजन करूं इंडिया के बारे में, तो इंडिया अब जीडीपी के मामले में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड बन चुकी है। ये बात मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूं। ने जापान को पीछे छोड़ा, जर्मनी से हालांकि हम लोग अभी बीट कर रहे हैं, जर्मनी को हम थोड़े टाइम के बाद बीट कर देंगे। हम दुनिया में चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन है। इतना बड़ा उत्पादन इस देश में होता है। लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं भारत की, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कभी कभी बांग्लादेश जैसे देश से भी पीछे देखने मिलती है। हालांकि आगे पीछे मामला चलता है, लेकिन लगभग एनुअली भारत का व्यक्ति $2,500 पर कैपिटा पर ईयर कमाता है। और ये अगर दुनिया के 100 टॉप देशों में भी आप लिस्ट बनाओगे, उसमें भारत का नाम नहीं आएगा। मतलब दिखने में जीडीपी के साइज में भारत टॉप 4th पे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत पिछड़ जाता है। याद करो साथियों, मैंने आपको डेवलपिंग नेशंस के बारे में एक लिस्ट बताई थी वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक दुनिया को 4 प्रकार के देशों में कैटेगराइज करता है, जहां भारत वास्तव में लोअर मिडिल इनकम कंट्री के अंदर आता है। जबकि भारत सपने जरूर देख रहा है कि हम विकसित देश बन जाएं, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $13,500 पर कैपिटा पर ईयर से ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक भी किसी देश के विकास का आधार जीडीपी को नहीं मानता कि भैया भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो एक काम करो, भारत को डेवलप नेशन, विकसित देश घोषित कर दो। नहीं, जब तक ये प्रति व्यक्ति आय $13,500 के एक थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर देगा, तब तक भारत यही विकासशील देश बना रहेगा। यहां पर आपके सामने एक और मैंने फोटो ऐड किया है भारत और जापान की तुलना करने में। जिस दिन ये न्यूज आएगी भैया भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, हमने बहुत तालियां मारी, हमने बहुत तालियां पीटी, हमने बहुत पटाखे फोड़े, बहुत खुशी हुई, खून बढ़ गया कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ चुकी है। कई सारे बुद्धिजीवियों को तो ये लग रहा है कि भैया भारत तो जापान से आगे निकल चुका है। लेकिन अब भारत और जापान के बीच में कंपैरिजन आपको एक नाव के कहानी के माध्यम से देखने मिलेगा। यह है जापान। जापान की इस बोट को, इस नाव को आप जापान की जीडीपी मान सकते हो, और भारत की इस नाव को, भारत की इस बोट को आप भारत की जीडीपी मान सकते हो। भैया बोट में जापान की बोट छोटी है, मतलब जापान की जीडीपी आपको छोटी देखने मिलेगी। भारत की बोट, भारत की नाव बड़ी है, मतलब भारत की जीडीपी का आकार बड़ा है। तो कुछ लोग अगर नाव को देखकर खुश होना चाहते हैं तो भैया नाव देख के खुश हो सकते हैं, देखो भैया भारत की तो बड़ी नाव है। लेकिन आपको देखने मिल रहा है छोटी बोट में केवल 4-5 लोग बड़े शांति से सूट बूट पहन के आगे जा रहे हैं, जबकि यहां देखो इस बोट पर तो इतने लोग लदे पड़े हुए हैं, ये कब गिर जाएंगे हमको पता ही नहीं चल रहा है। सेम उसी प्रकार भारत, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी जनसंख्या को होल्ड करता है, भारत का एरिया ज्यादा है, यही कारण स्वाभाविक है कि भारत के अंदर टोटल प्रोडक्शन ज्यादा हो और भारत जीडीपी के मामले में एक अच्छा देश और टॉप 10 के अंदर माना जाए।
लेकिन मुद्दा तब उठता है जब देश की सरकार पर कैपिटा इनकम को इवैल्यूएट करती है। अगर उसमें भारत पिछड़ जाता है तो भारत के अंदर बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे भी आपको देखने मिलते हैं। इन शॉर्ट आज की कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें जीडीपी 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 नहीं, हमको पर कैपिटा इनकम के बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि पर कैपिटा इनकम तभी बढ़ेगी जब देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, लेकिन आपको पर कैपिटा इनकम के आधार पर अपने ग्रोथ के मॉडल को शिफ्ट करना चाहिए और केवल नाव बड़ी देखकर खुश नहीं होना है भैया। नाव में जो लोग गरीब हैं, जो डूबने वाले हैं, उनका ध्यान भी हमको रखना चाहिए। तो ये तो हो गया एक बेसिक कंपैरिजन जो आपको पर कैपिटा इनकम के बारे में बताता है। आज के टॉपिक के अंदर हम पीसीआई के अलावा एक और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थॉट के बारे में समझेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, जिसका नाम है जीवीए। जीवीए को बार बार जीडीपी से कंपेयर किया जाता है। जीडीपी मॉडल का मतलब क्या बता चुका हूं आप लोग को, जीवीए मॉडल का मतलब क्या, इन दोनों में से कौन सा मॉडल बेस्ट है। साथियों सबसे पहले जीवीए का फुल फॉर्म समझिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड या सकल मूल्य वर्धन, जीवीए का फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगा। जबकि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी देश के अंदर कुल कितना उत्पादन हुआ, यह मापने के लिए आप जीडीपी का यूज करते हो। सेम उसी प्रकार देश के प्रोडक्शन को मापने के लिए, देश के उत्पादन को पता लगाने के लिए जीडीपी के जगह पर जीवीए भी निकाला जाता है। कई सारे लोग जीडीपी से अच्छा मॉडल जीवीए को मानते हैं किसी देश की ग्रोथ को मापने के लिए। आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि सर जीडीपी जीवीए में अंतर क्या होता है। इसके अंदर ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया कि लोग जीडीपी छोड़कर इसके पल्लू को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसको अच्छा मॉडल मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको यहां पर 3 फोटोज देखने मिल रहे हैं जिसके आधार पर मैं आपको जीवीए समझाऊंगा। साथियों मान के चलो कोई किसान पहले गेहूं का उत्पादन करे, फिर उसी से कोई दूसरा व्यक्ति आटा बनाए और उसी से कोई व्यक्ति ब्राउन ब्रेड बनाए। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं ब्राउन ब्रेड की कीमत 10,000 रुपए है, तो भैया बताओ जीडीपी क्या होगी। आप सभी जान चुके हो मेरे लास्ट लेक्चर को देख देख के। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं, सारे कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने वाला हूं, तो जुड़े रहना है। करंट अफेयर्स अपडेटेड की सीरीज से हमारा एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस आपको डाउनलोड करना है, जिसके माध्यम से आपको सारी लेक्चर्स पीडीएफ आपको देखने मिल रही होंगी। साथियों मैंने क्योंकि आपको बता दिया इसलिए आंसर देना वाजिब है। आप सारे लोग बोलोगे जीडीपी निकालने के लिए क्योंकि किसी वस्तु के फाइनल प्राइस को देखा जाता है। देखो ये जो वस्तु है ये इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं या रॉ मटेरियल है। गेहूं को हम सीधे नहीं खा सकते, आटे को हम सीधे नहीं खाते। आटे से जब ब्राउन ब्रेड बनती है, ब्राउन ब्रेड को हम कंज्यूम करते हैं, तो इसे हम अंतिम वस्तु मानते हैं। और जीडीपी के अंदर पहली वाली वस्तु को नहीं, केवल फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है। तो इनके उत्पादन को शामिल ना करके जीडीपी होगी केवल 10,000 रुपए। लेकिन जीडीपी वास्तव में साथियों स्टार्टिंग में होने वाले प्रोडक्शन को शामिल ही नहीं करती। अगर यहां पर कोई रामू नामक किसान गेहूं का प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी कोई मेहनत जीडीपी के अंदर शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने रामू के गेहूं के प्रोडक्शन को जीडीपी माना ही नहीं। आपने तो गेहूं से आटा बना, आटे से ब्रेड बनाया, और मान के चलो जैकलिन फर्नांडिस नामक किसी महिला ने ब्राउन ब्रेड बनाई है। आपने बोला कि वाह तुम क्या शानदार उत्पादन करने वाले हो, और तुमने उसके नाम से इस देश की जीडीपी को निकाल लिया। साथियों यही कारण है जब आप देश की जीडीपी निकालते हो तो प्राथमिक क्षेत्र यानी किसानी वाला क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में इंटरमीडिएट वाला क्षेत्र पीछे छूट जाता है और ये उद्योग क्षेत्र आगे चला जाता है। समझ पा रहे हैं? इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि जब जब देश के अंदर अलग अलग लेवल्स पर उत्पादन होगा, तो उत्पादन करने वाले सारे लोग के कंट्रीब्यूशन को हम देश के ग्रोथ के अंदर, देश के प्रोडक्शन के अंदर शामिल करें। इसी थॉट के साथ हमने जीडीपी के स्थान पर जीवीए मॉडल को शामिल किया। सर ये जीवीए मॉडल क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन के अंदर जब भी देश में उत्पादन होगा, उत्पादन के हर एक स्टेप पर जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, केवल उस वैल्यू एडिशन को हम शामिल करेंगे। मान के चलो 1,000 रुपए का गेहूं प्रोड्यूस किया जाता है। इसी 1,000 रुपए के गेहूं से बाद में आटा बनाया जाता है। इस आटे की टोटल कीमत है 5,000 रुपए। लेकिन साथियों मैं आटे की 5,000 कीमत को जीवीए के अंदर शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे भी से कहा है यहां पर वैल्यू एडिशन, मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर मान के चलो मुझे जीवीए निकालना है, तो जीवीए निकालने के लिए मैंने गेहूं शामिल कर लिया 1,000 रुपए। अरे भैया 1,000 रुपए से 5,000 का आशीर्वाद आटा बनाने में कितने का मूल्य संवर्धन लगा?
आंसर है 4,000 रुपए का। तो ये जो पॉइंट नंबर बी पर बैठा हुआ व्यक्ति है जो आशीर्वाद आटा बना रहा है, वो 5,000 का प्रोडक्शन नहीं कर रहा, वो केवल 4,000 का उत्पादन कर रहा है। इसलिए हम इसके इस वैल्यू एडिशन को जीवी के अंदर शामिल करेंगे। अब मान के चलो 4,000 के इस आटे से ब्राउन ब्रेड बनाई जाती है और ब्राउन ब्रेड की कुल कीमत है 10,000 रुपए। अब मैं ब्राउन ब्रेड की कुल कीमत को शामिल जीवीए में नहीं करूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने पूरी की पूरी ब्राउन ब्रेड हवा में नहीं बनाई, इसने गेहूं और आटे का सहारा लिया जिससे ये ब्राउन ब्रेड बनी। मतलब ये जो जैकलिन फर्नांडिस यहां पर बैठी हुई हैं, उन्होंने केवल, देखो यहां पर आटा कितने का था, 5,000 का, और ब्राउन ब्रेड कितने की, 10,000 की। यानी जैकलिन फर्नांडिस के द्वारा किया गया उत्पादन मात्र 5,000 का है। 5,000 का उत्पादन तो भैया इन दोनों ने किया है। तो जब जीडीपी निकालोगे तो आप फाइनल गुड के प्राइस को शामिल कर लोगे, लेकिन जब जीवीए निकालोगे तो आप हर लेवल पर होने वाले वैल्यू एडिशन के माध्यम से देश का ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालोगे। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। जीडीपी एक फाइनल गुड्स के आधार पर निकलती है, जबकि जीवीए उत्पादन के प्रत्येक चरण में। इससे क्या होगा, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, उसका असल योगदान हमको पता चल पाएगा। उद्योग क्षेत्र है, उसका असल योगदान, उसका असल कंट्रीब्यूशन हमें पता चल पाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, पोल्ट्री फार्मिंग है, उसका असल कंट्रीब्यूशन को पता चल पाएगा, क्योंकि यहां पर क्षेत्रीय उत्पादन को भी ध्यान में रखा जा रहा है। समझ पा रहे हैं साथियों? अगर कोई पूछता है कि सर ये जीवीए निकालने का सूत्र क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, एग्जाम में अगर आ गया प्रीलिम्स में, तो क्या हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आपको फॉर्मूला भी देखने मिल रहा है। देखिए यहां पर फॉर्मूला नंबर 1 में जीवीए निकालने के लिए जीडीपी माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट प्लस सब्सिडी अगर कर दोगे तो आप जीवीए निकाल पाओगे। अब कुछ लोग तो उसको रट लेते हैं कि जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तव में साथियों, क्योंकि जब हम जीडीपी निकालते हैं तो जीडीपी में किसी वस्तु के मार्केट प्राइस को शामिल किया जाता है, और मार्केट प्राइस में सरकार के द्वारा लगने वाला टैक्स इंक्लूडेड होता है। क्योंकि हमको देश के अंदर केवल वैल्यू एडिशन निकालना है, वैल्यू एडिशन निकालते समय हमको टैक्स की जो महंगाई है उसको बाहर रखना है। इसी कारण हम जो टैक्स है वो माइनस कर देते हैं और प्लस सब्सिडी कर देते हैं। टैक्स से कोई वस्तु महंगी होती है, सब्सिडी सस्ती, इसलिए इन दोनों को आप हमेशा अपोजिट ही पाओगे किसी भी कैलकुलेशन या फॉर्मूले के अंदर। तो पहला तो आपको फॉर्मूला देखने मिल रहा है जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी माइनस टैक्स प्लस में आपको देखने मिल रही है सब्सिडी। अगला एक और फॉर्मूला है जीवीए इज इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू। अब इसको मैं समझाता हूं। जैसे आपने अभी पहले देखा कि भैया जो ब्राउन ब्रेड है उसकी आउटपुट वैल्यू आपको देखने मिल रही है 10,000 रुपए। तो यहां पर हमको जीवीए निकालना है, तो आउटपुट वैल्यू हमने लिखी 10,000 रुपए माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। भैया उत्पादन के लिए पहले आपने जो यूज किया आटा वाटा, उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहां पर है भैया 5,000। तो आपको जो वैल्यू एडिशन देखने मिल रहा है वो देखने मिल रहा है 5,000 का, और इसी के आधार पर आप देश के अंदर जीवीए काउंट कर सकते हो। तो वास्तव में उत्पादन के प्रत्येक चरण में वैल्यू एडिशन के आधार पर माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी करके जो चीज निकाली जा रही है उसी को आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यहां पर आपको एक महत्व देखने मिल रहा है कि जीवीए इसलिए अच्छा है क्योंकि इससे आपको सेक्टर वाइज ग्रोथ, अलग अलग क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस पता चल पाए। अगला मामला एक चार्ट के अंदर आपको जीडीपी जीवीए के अंदर कुछ डिफरेंस बताता हूं। जैसे यहां पर आपको फोकस देखने मिल रहा है जीडीपी के अंदर, जीडीपी हमेशा डिमांड साइड मेजरमेंट पर फोकस करता है कि देश में कितनी मांग और कितना उत्पादन है, जबकि जीवीए के माध्यम से सप्लाई साइड मेजरमेंट पर फोकस होता है, कितनी आपूर्ति की जा रही है, कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस पर फोकस होता है। अगला, इसके अंदर आपको टैक्स ऐड होते देखने मिलेंगे, लेकिन आप सभी को मैंने बताया भैया क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हमको इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करना है, इन्फ्लेशन शामिल नहीं करना है, हमें सरकार के द्वारा लगने वाले टैक्स को शामिल नहीं करना है, इसलिए टैक्स यहां पर माइनस हो जाते हैं। लेकिन जबकि सब्सिडी इसके अंदर ऐड होती है, और यहां पर आपको सब्सिडीज का मामला देखने मिलता है। जब भी आप मार्केट प्राइस निकालोगे तो मार्केट प्राइस का मतलब है प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, तो उसी फॉर्मूले के आधार पर आपको दोनों चीज देखने मिल रही हैं। अगला, बेस्ट फॉर द ग्लोबल कंपैरिजन, अगर मैं चाइना के साथ कंपैरिजन करना चाहता हूं, भैया भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये कंपैरिजन आप जीडीपी के आधार पर कर लोगे क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन माप रही है। लेकिन अगर आप अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को जानना चाहते हो, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाना चाहते हो, प्रोडक्शन सेक्टर को और अच्छा करना चाहते हो, तो आपको पॉलिसी डिसीजन के लिए, सेक्टर वाइज डिवीजन के लिए आपको जीवी का फॉर्मेट ज्यादा अच्छा देखने मिलेगा। तो आई होप आप इस दोनों के बेसिक कंपैरिजन को समझ पाए होंगे। एक और चीज साथियों यहां पर आपको देखने मिलेगा
कि ये जीवीए का नाटक देश में आया कब से। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत काम का है। एक यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क आता है 2008 में। यूएन पूरी दुनिया के देशों की इकोनॉमी को मापने का एक बेसिक ड्राफ्ट बनाता है, उसका नाम है यूएन सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंटिंग। अगर चाइना किसी और मॉडल से राष्ट्रीय आय निकाले, जैसे एक बात बताऊं मैं आपको, कि मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि तुम कितना पैसा कमाते हो, तो आप में से कोई व्यक्ति बोले कि भैया मैं $100 कमाता हूं, मैं बोलूं मैं ₹100 कमाता हूं, तो भैया डॉलर और रुपए का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते ना। फिर कोई बोले मैं पाकिस्तानी रुपया 100 कमाता हूं, तो हम कैसे समझेंगे कि तुम कितने अमीर हो मैं कितना अमीर हूं? हम तुलना नहीं कर पाएंगे। तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए एक यूनिट पर आना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन ने कहा ग्लोबल जितने भी वैश्विक स्तर है उसमें बेहतर कंपैरिजन करने के लिए, दुनिया के इकोनॉमी के बीच में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, एक समझ लाने के लिए आपको एक ड्राफ्ट लाना चाहिए, और इसी फ्रेमवर्क के आधार पर आपको अपना नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम बदलना चाहिए। और भारत सरकार ने जब देखा कि दुनिया के लगभग सारे देश 2008 के इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो सन 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये जो आपको देखने मिल रहा है ना, सिस्टम फॉर नेशनल अकाउंटिंग, इसको अडॉप्ट करने या इसके आधार पर अपनी अकाउंटिंग करने का निर्णय लिया। और यही कारण है साथियों, इसी समय आपने अपना जो बेस ईयर है 2004-5 से, वो बदलता हुआ आपको देखने मिल रहा है। हम बाद में उसको 11-12 कर दे रहे हैं, और 11-12 के बाद में जो बेस ईयर है उसको वर्तमान में हम शिफ्ट करके 2022-23 कर दे रहे हैं, ताकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो ठीक चलता रहे। इसी के अंदर कहा गया कि भैया हमको जीडीपी मॉडल के साथ साथ जीवीए मॉडल पर विचार करना चाहिए, साथ ही साथ हमें मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट जैसी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक फ्रेमवर्क था। 2015 से भारत के अंदर नेशनल अकाउंटिंग के सिस्टम को थोड़ा बदला गया है। इन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूएन का ये फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, वही बात कि अगर आपको ना केवल इकोनॉमी बल्कि मल्टीपल सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, रोज करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, स्टैटिक जीके के वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, देवाशीष क्लासेस नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जहां पर आपको देवाशीष सर और मल्टीपल टीचर शानदार ट्रेन करेंगे, कोच के रूप में आपके साथ काम करेंगे, आपको वो सारी बातें बताएंगे जो आपके एग्जाम को क्रैक करने की आवश्यक है। यहां पर आपको कई सारे 1,040,000 कूपन कोड देखने मिल रहा है, इसको अप्लाई करो। जितने आपके कोर्सेज हैं उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप मुझसे भी जुड़ सकते हो, यहीं पर आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, पीडीएफ देखने मिलेंगी। तो भैया यूट्यूब के साथ साथ आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जुड़े रहना है। मैं आशा करता हूं आपको आज के सेशन के अंदर जो डिफरेंशिएशन था पर कैपिटल इनकम का, कि पर कैपिटल इनकम अच्छी होती है, जीडीपी अच्छी होती है, समझ में आया होगा। जीडीपी और जीवीए मॉडल में क्या अंतर है, क्यों भैया लोग जीवीए जीवीए में कंफ्यूज हो जाते हैं, आई होप आपको वो बात समझ में आई होगी। कुछ कंफ्यूजन है भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं अगले सेशन में आपको कमेंट उठाकर आपके प्रश्न का आंसर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।